शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपका टॉपिक समास शुरू हो चुका था। हमने समास से जुड़े सामान्य परिचय आपको बता दिए थे, मतलब समास होता क्या है और समास कितने प्रकार का होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सारी चीजों की चर्चाएं पार्ट 1 में की जा चुकी हैं। उसी क्रम में आज पार्ट 2 होगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था समास मतलब संक्षिप्तीकरण होता है। अगर किसी पंक्ति को कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, मतलब कोई एक पंक्ति हो उसे शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में लिखना हो, तो ऐसे सामासिक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अर्थ नहीं परिवर्तित होता लेकिन आकृति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था दिनों दिन। अब दिनों दिन मतलब दिन दिन और दिन, लगातार दिनों दिन। तो दिनों दिन क्या है? सामासिक शब्द है, ये संक्षिप्त कर दे रहा है उस पूरी पंक्ति को, लेकिन अर्थ समान दे रहा है लेकिन आकृति बदल जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जस्ट पार्ट 1 में बताई जा चुकी है। आप इतना जानते रहिएगा समास मतलब संक्षेप करना। ठीक है, और समास जो सामासिक शब्द का विग्रह कहते हैं उसे समास का विग्रह कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे संधि का विच्छेद करते हैं वैसे समास का विग्रह होता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि संधि आप पढ़े हैं, संधि में पढ़ा चुका हूं, संधि में फिर विच्छेद होता है, उस शब्द संधि वाले शब्द का विच्छेद कर देते हैं, और उसी तरीके से समास में विग्रह कहा जाता है। ठीक है, जब उसे तोड़ेंगे तो समास विग्रह कहलाता है। ये सारी चीजें आप जान भी चुके हैं। बाकी देखिए, जैसे ये क्या है, ये विग्रह किया गया है, प्रतिधन एक प्रत्येक। ठीक है, विग्रह रूप है। तो समास संक्षिप्तकरण, बस इतना आप अपने दिमाग में सेट करिएगा। जो महत्वपूर्ण यह है कि समास कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था मुख्य रूप से समास 4 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बाकी 2 समास और मैंने बताया था जिन्हें गौण रूप का नाम दिया था मैंने, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और कुल कितने प्रकार के, अगर कुल शब्द जोड़ दे कि समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ठीक है, इस चीज को आप जानते रहिएगा। मुख्य रूप से 4 प्रकार, कुल 6 प्रकार। जो 2 होते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, वो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत माने जाते हैं। बहुत सारे व्याकरणों ने उन्हें तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आप पार्ट 1 में देख चुके हैं, उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। आप पार्ट 1 अवश्य देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो। आज से हम समास की शुरुआत करते हैं, मतलब समास के भेद की शुरुआत करते हैं, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहला होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव देखिए नाम में ही लिखा है अव्यय। ठीक है, अव्यय भी मैं आपको बता चुका हूं। जब मैं अव्यय आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जो व्यय न हो, जिसपे लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़ता है, वह शब्द अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास में ऐसा कोई शब्द जरूर आएगा जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो या वो प्रथम पद उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ हो। देखिए, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पूर्व में, पहले में लगता है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद पे उपसर्ग हो, वह अव्यय भी उपसर्ग का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो बस आप इतना जानिएगा, अव्ययी भाव समास पूर्व पद अव्यय होना चाहिए या वह उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे देखिएगा। यथा आ सकता है, प्रति आ सकता है, अनु आ सकता है, भर, हर, सा आदि ऐसे शब्द आ सकते हैं, तो वह अव्ययी भाव समास होगा। वह कहाँ लगेंगे? उस शब्द के आगे लगे हुए होंगे। वह अव्यय भी हो सकते हैं और कोई ऐसा उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिएगा अनुदिन। अब देखिए अनुदिन में
दिन व दिन, अनुदिन, देखिए अ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है अनुदिन, सॉरी हमने लिख दिया अनु, पूरा क्या है, यह उपसर्ग का कार्य कर रहा है, अनुदिन, ठीक है। प्रति धन एक, प्रत्येक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रति भी उपसर्ग के तरह कार्य कर रहा है। यथाशक्ति, देखिए यथा क्या है, उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है। याव जीवन, देखिए याव जीवन, आ जन्म, देखिए आ, और बेवफा मैंने ये बताया था, बे क्या है, उपसर्ग की तरह कार्य, प्रति धन शत, बे दर्द, ये सब क्या है, जो इसी शब्द जो संज्ञा का रूप है, ये जो शब्द है जीवन, शक्ति, एक, जन्म, उन्हीं के पहले जो शब्द लगे हुए हैं यह अव्यय उपसर्ग की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बेवफा, प्रतिशत, देखिए ये इसका विग्रह रूप है समास का, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है। तो प्रत्येक क्या है, ये सामासिक शब्द अगर आप मानते हैं तो ये समास का विग्रह है। प्रति उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, एक इसकी संज्ञा के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। तो अनु, अनु यहाँ पे लगा है, यहाँ पे प्रति, यहाँ पे यथा, या, आ, बे, प्रति, बे, ठीक है। तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, समझ गए होंगे। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये अव्ययी भाव समास वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अव्ययी समास के प्रथम पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे रमेश प्रतिदिन दौड़ता है, तो रमेश क्या करता है, दौड़ता है, लेकिन प्रतिदिन दौड़ता है, तो ये प्रतिदिन क्या कर रहा है, इस रमेश के दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वह प्रतिदिन दौड़ता है, इसीलिए कहा गया कि अव्ययी भाव समास के प्रथम पद में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। ये जो प्रयुक्त होंगे ये सारे शब्द जब ये वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। अब देखिए इससे रिलेटेड और कुछ चीजें हैं अव्ययी भाव समास की, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास के जब दूसरे प्रकार को हम देखते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि प्रारंभ में अव्यय होता है, मतलब वह उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक तरीके से और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द पुनरावृत्त के रूप में बार बार आ रहा हो या बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। इसे भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। एक तो डिफिनेशन ये हुई जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया, पूर्व में पूर्व पद और उत्तर पद, ये चीज आपको पहले ही बता चुका हूं कि वाक्य में एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, सॉरी शब्द में, ठीक है, या कह सकते हैं पद में। तो दूसरी जो डिफिनेशन है इसकी, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तथा बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरणों से आप देखिएगा, सालों साल, अब देखिए एक ही शब्द है, साल और साल, साल दर साल, सालों साल, तो ये एक ही शब्द की क्या हुई है, रिपीट, पुनरावृत्ति हुई है, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। साफ साफ, देखिए एक ही शब्द है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या है, अव्ययी भाव समास है इस डिफिनेशन के अनुसार। दिनों दिन, दिन व दिन, लगातार, दिनों दिन, दिन व दिन, तो ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। बात ही बात, ये भी अव्ययी भाव समास है। देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। मुहा मुंह, एक मुंह से दूसरे मुंह बातें आगे बढ़ती गई, मुहा मुंह होता गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। बारंबार, बार और बार, बार बार, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बारंबार, लगातार, बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह अव्ययी भाव समास है। पल पल, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययी भाव समास। कानों कान, अव्ययी भाव समास, एक कान से दूसरे कान, कानों कान, खबर आगे बढ़ी, तो ये क्या है, शब्द की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययी भाव समास है। मारा मारी, एक मार के बाद दूसरी मार, तीसरी मार, मारा मारी हो रही है, तो ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो ऐसे शब्द भी आपको अव्ययी भाव समास में मिलेंगे या इस डिफिनेशन के अनुसार मिलेंगे, प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय की तरह कार्य करेगा, ठीक है। मैंने देखिए एक बार आपको बताया था कि जो शुरू में रहता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो अंत में रहता है उसे उत्तर पद कहते हैं, या कह सकते हैं पहला पद दूसरा पद, ठीक है। इस तरीके से आप जानते रहिएगा। पूरे समास में पूर्व पद और उत्तर पद का कार्य होता है, जो मैंने इसके पार्ट 1 में आपको बता रखा था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका अव्ययी भाव समास जिसे आपको देखना था। अब आगे आपका तत्पुरुष समास चलेगा। तत्पुरुष समास थोड़ा लंबा होता है, जो मुख्य रूप से समास है पहले मैं उनको बता दूंगा, उसके बाद जो दो गौण रूप हैं वो भी महत्वपूर्ण है, कर्मधारय और दीर्घ, उनकी चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। आप जानते रहिएगा समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और कुल अगर पूछे कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में तत्पुरुष समास से।